नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज भी कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करते हैं। सत्ता संघर्ष के लिए मंगलवार का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मंगलवार को बेंगलुरु में 26 राजनीतिक दल विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए और एकजुट होकर 2024 का चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे। तो दिल्ली में अशोका होटल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के बड़े नेता 38 दलों को मिलाकर एक एनडीए का मीटिंग करेंगे और 2024 की रणनीति बनाएंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मंगलवार का दिन है और ये 2024 के चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2024 का चुनाव की घोषणा मार्च आखिरी हफ्ते में हो जानी चाहिए और सामान्य तौर पर 20 अप्रैल के बाद चुनाव होते हैं और मई में 20 मई के आसपास तक संपन्न हो जाते हैं और फिर 20 मई के बाद कभी भी नई सरकार बन जाती है। तो इसलिए मोदी सरकार का जो 10 साल हैं वो 30 मई को संपन्न हो जाएंगे अगले साल, यानी 2024 में। तो उससे पहले चुनाव होने, यानी 30 मई से पहले चुनाव संपन्न होने। तो प्रधानमंत्री तो जिस दिन से प्रधानमंत्री बने उस दिन से ही चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। भाजपा उस दिन से चुनाव तैयारियों पर जुटी हुई है और भाजपा ने, चूँकि बहुत बड़ा संगठन है और उन्होंने बूथ लेवल तक तैयारी की हुई है और इसके साथ में आरएसएस का मजबूत संगठन है जो घर घर गांव गांव तक पहुंचा हुआ है और उनके अनेक जो अनुवांशिक अनुसांगिक जो संगठन है वो काम कर रहे हैं, चाहे वनवासी कल्याण हो, दलितों का हो, SC ST का हो, महिलाओं का हो, हर तरफ से, मजदूरों का हो, ट्रेड यूनियन से हो, हर जगह आरएसएस का अपना बहुत महत्वपूर्ण उनकी भूमिका है, भागीदारी है। तो इसलिए इस समय बीजेपी आरएसएस को अपर हैंड है। दूसरी तरफ जो यूपीए है, यानी कांग्रेस का नेतृत्व वाला दल है, उसके साथ अभी नेतृत्व का संकट है और जो 26 दल उन्होंने जोड़े हैं वो ऐसा लगता है कि वो आपस में ही उनके अंतर्द्वंद है, यानी झगड़े आपस में। तो उन झगड़ों को ख़त्म करना है वो संभव नहीं है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कैसे समझौता करेंगे, क्योंकि दिल्ली में सारा वोट बैंक कांग्रेस का आम आदमी पार्टी खा गई। तो अब अगर वो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं तो उनको शेयर जो सीटों का शेयर करना पड़ेगा, यानी 7 सीटें हैं तो 7 में से कितनों में बीजेपी लड़ेगी, कितनों में कांग्रेस लड़ेगी, ये बात होगी। लेकिन क्या कांग्रेस आम आदमी पार्टी को एक मौका देगी कि एक छोटी पार्टी उसको सीटें शेयर की जाए? और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व हो गया है, वहाँ सरकार बन गई, तो वहाँ कांग्रेस क्या करेगी, क्योंकि सारा वोट बैंक आम आदमी पार्टी को चला गया। अब मित्रों, जो बात आती है कि मुकाबला कैसे किया जाए, तो इसमें विपक्ष के पास एक ही उनके सामने संकट है और एक ही समाधान है कि मिलकर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ना है। और अगर वो इस बात में सहमत हो जाते हैं, जो पटना में सहमति नहीं हुई थी, अगर वो बेंगलुरु में सहमति हो जाती है कि जहां जो पार्टी जो दल मजबूत है वो वहां चुनाव लड़े और सिंगल कैंडिडेट हो, यानी जो 26 दलों का कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं होगा, अगर इस पर सहमति बनती है तो एक संभावना बनती है कि प्रधानमंत्री के लिए ये एक मुसीबत या एक चेतावनी खड़ी हो जाएगी। लेकिन अब इस वही वाली बात है कि क्या चारों तरफ केवल कांग्रेस ही समझौता करेगी, क्योंकि कांग्रेस ही एक नेशनल पार्टी, बाकी तो सब रीजनल है। ममता बनर्जी केवल बंगाल तक सीमित है, नीतीश कुमार केवल बिहार तक सीमित है, लालू सिर्फ बिहार तक सीमित है, डीएमके केवल तमिलनाडु सीमित है, एनसीपी और उद्धव ठाकरे केवल महाराष्ट्र तक सीमित है। तो इसका मतलब ये हो कि अगर ये इन राज्यों में चुनाव लड़ते हैं तो फिर कांग्रेस कहाँ जाएगी? फिर कांग्रेस के पास लिमिटेड, हालांकि ये हो सकता है कांग्रेस इस बात के लिए राजी हो जाए कि इसमें जान जा रही है तो जान को बचाने के लिए कंप्रोमाइज़ कर लो कि जितनी सीटें आपको देनी है जो अपने साथियों को, तो उनको आप दे दो और उसके बाद आप फिर अपने संगठन को खड़ा करने की तैयारी करो। आपको बता दें कि इसमें कांग्रेस में एक और संकट है
कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है। अगर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से सजा को सस्पेंड नहीं किया गया तो 2024 का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, और अगर राहुल नहीं लड़े तो विपक्ष की आधी ताकत खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त राहुल ही उनके सामने है जो एक फेस है। जैसे भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की थी और उसका बड़ा बेनिफिट कांग्रेस को हुआ था, हिमाचल और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जब बातचीत होती है कि मोदी बनाम राहुल, तो राहुल बहुत कमजोर पड़ जाते हैं। तो इन सब की अगर ताकत खड़ी हो जाए, सब एक एक सीट पे पूरे देश में एक अपोजिशन एक सीट पर एक सिंगल अपोजिशन लड़े, तो तब एक संभावना बनती है कि जो वोट बैंक है, यानी अपोजिशन का जो वोट बैंक है, टोटल वोट बैंक है, वो 55% है और बीजेपी का जो वोट बैंक है वो 45% है। तो मतलब कि अगर अपोजिशन एकजुट होता है तो फिर उनमें ये जीत सकते हैं। लेकिन उस 45 में जो उड़ीसा का बीजू जनता दल है उसका वोट शेयर भी है, और जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के जगन रेड्डी का भी है, क्योंकि ये बीजेपी के खिलाफ नहीं है। मतलब बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे लेकिन अपोजिशन के साथ नहीं, यानी इनका अपना वोट बैंक है। तो इसका फायदा बीजेपी उठाएगी कि कैसे जो अपोजिशन है उनमें बिखराव रहे, और इसलिए आप देखते होंगे कि अपोजिशन बार बार आरोप लगाती है कि ईडी और सीबीआई का उपयोग हो रहा है, सेंट्रल एजेंसीज का उपयोग हो रहा है। तो इसमें अब जो भी बातें हो, जितना भी जो भी कहें, पर कुल मिला के बात तो ये है कि इसमें बीजेपी का अपर हैंड है। तो कल यानी 18 जुलाई को एनडीए और यूपीए दोनों में रस्साकसी होगी, दोनों में ताकत आजमाने के लिए बैठकें होंगी, और फाइनल डिसीजन क्या होता है, क्योंकि एनडीए को तो क्लियर कट है कि मिलकर चुनाव लड़ना है, और बीजेपी जिसको जितना सीट देगी उसको उतना बेनिफिट होगा, क्योंकि बीजेपी के बिना ये एनडीए के घटक दल जितने थे उनको सबको नुकसान हुआ। जैसे चिराग पासवान एनडीए में थे तो अपनी सीट जीत गए, एनडीए से बाहर गए तो हार गए। ऐसे ही जो उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ रहे तो एमपी बन गए, बाहर गए तो हार गए। जयंत चौधरी और उनके पिताजी अजीत चौधरी, वो बीजेपी में रहे तो दोनों बाप बेटे जीते, बाहर गए तो दोनों बाप बेटे हार गए। हालांकि अजीत सिंह की अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन बेटे के सामने अब संकट है कि वो यूपी के पास जाएंगे, एनडीए के पास, क्योंकि यूपी में वो अखिलेश यादव के साथ हैं। तो अखिलेश यादव को छोड़ने की उनकी हिम्मत होगी या वो छोड़ पाएंगे, ये मुझे लगता है कि कल देखने को मिलेगा। क्योंकि आज वहाँ बेंगलुरु में जो पोस्टर लगे हैं उसमें जयंत चौधरी का भी एक चेहरा है यहाँ, इसका मतलब वो शामिल हो रहे हैं। एनसीपी जो एक बड़ा घटक था महाराष्ट्र का, और उद्धव ठाकरे का जो शिवसेना का, उन दोनों में टूट हो गई है, और उन दोनों के बड़े बड़े धड़े एनडीए में आ गए, तो उसका भी एनडीए को बेनिफिट है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों कमजोर हुए हैं, तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में उसका क्या असर होता है। तो मित्रों, कल यानी मंगलवार को, आज यानी मंगलवार को सबकी नज़र एनडीए और यूपीए पर रहेगी, और हम भी यूपीए पर आगे आपको और भी जानकारी देते रहेंगे। मित्रों, जो देश के लिए खुशखबरी थी कि चंद्रयान 3 अब जिसे 14 जुलाई को प्रक्षेपित किया गया था, वो बहुत ही सफलतापूर्वक अब पृथ्वी की दूसरी कक्षा में चली गई। यानी उसको जो पृथ्वी के चक्कर काटने हैं, और उस चक्कर काटते काटते अपनी कक्षा को चेंज करना है, उसका जो आकार है वो बढ़ेगा, ताकि वो एक समय ऐसा है कि वो पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलकर चंद्रमा की कक्षा में आ जाए। तो चंद्रमा की कक्षा में आने में, इस पूरे प्रोसेस में चंद्रमा तक उसको उतरने में रोवर को 40 दिन का समय लगेगा, यानी वो 23 अगस्त को उतरेंगे। तो अभी वो दूसरी कक्षा में, उसका अगला चरण आज से शुरू हो गया, और वो जो पृथ्वी से जो अंतरिक्ष यान का 41,603 किलोमीटर गुणा 226 किलोमीटर की कक्षा में चला गया। यानी 226 किलोमीटर, यानी पृथ्वी का कितना बड़ा चक्कर, 4000 किलोमीटर का चक्कर लगा के, और इस तरह से यानी एक जगह 226 किलोमीटर है और एक जगह 4000 किलोमीटर है, इस तरह से लंबाई में,
और इस तरह से उसका आकार बढ़ता जा रहा है, यानी एक चक्कर वो लगाता है तो अगला चक्कर उससे और लंबा लगाएगा, फिर तीसरा चक्कर उससे और लंबा लगाएगा, चौथा चक्कर उससे भी लंबा, और पांचवें चक्कर में वो बाहर निकल जाएगा और चांद की जो अंतरिक्ष है, जो चांद की कक्षा है, वहाँ आ जाएगा। तो उस पर हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि वो तय समय के हिसाब से चल रहा है। मित्रों, तमिलनाडु के मंत्री और सांसद बेटे पर ईडी ने छापेमारी की है। अब ईडी भी चुनाव अभियान में शामिल हो गई है, यह दरमुख का कहना है। तो जो हम बात कर रहे थे कि बार बार अपोजिशन कह रही कि सेंट्रल एजेंसियों का उपयोग हो रहा है, क्योंकि बेंगलुरु में मीटिंग हुई है अपोजिशन की, तो आज डीएमके के मंत्री और सांसद और उसके बेटे को सीबीआई ने, आज ईडी ने छापेमारी की है। तो ये भी जो बार बार आरोप लग रहा है, और उच्च शिक्षा मंत्री हैं पोनगुडी, और उनके बेटे हैं गौतम सिगमनी, ये एमपी भी हैं, तो इन पर छापेमारी हुई है। मित्रों, जम्मू कश्मीर में 3 कर्मचारियों को देश विरोधी गतिविधियों में शामिल पाया गया है, उनको बर्खास्त कर दिया गया है। और मित्रों, एक रिपोर्ट आई है कि मोदी राज में 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, और ये 15-16 में करीबन 24.85% था, और ये 19-20 में घटकर 14.96 हो गया, यानी गरीबों की संख्या घटकर अब 14% रह गई है। ये भी बड़ी उपलब्धि है, और अगर ऐसा होता है, अगर ये सच है, तो देश के लिए अच्छी खबर है। और मित्रों, इसके अलावा कुछ और खबरें हैं, जैसे कि राजग में शामिल हो गए हैं चिराग पासवान, क्योंकि वो सुबह अमित शाह से मिले और शाम को फिर वो जेपी नड्डा से मिले, तो वो एनडीए में शामिल हो गए। और समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद दारा सिंह भाजपा में वापस आ गए हैं। ये पहले भी भाजपा में थे, समाजवादी पार्टी ये बसपा के नेता थे, लेकिन ये फिर सपा में चले गए, तो अब बीजेपी में वापस आ गए। और मित्रों, इसके अलावा जो दिल्ली का अध्यादेश है, जिसको लेके कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने विपक्षियों को इकट्ठा किया है, दिल्ली के सर्विसेज को लेके, यानी अधिकारियों को ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, उसमें आज सुप्रीम कोर्ट में सुनाई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब इसमें फैसला करेगी कि क्या इस मामले को संविधान पीठ को सौंपना है कि नहीं। तो ये इस पर सुनाई होनी, तो मुझे लगता है जल्दी ही आजकल में 1-2 दिन में हो जाएगा। और मित्रों, बेंगलुरु में तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, जिसमें सोनिया गांधी भी पहली बार गई हैं, क्योंकि सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो नहीं जा पा रही थी। लेकिन विपक्ष को एकजुट करना है, और अगर सरकार में आना है तो उनको एक्टिव होना पड़ेगा, और वो अस्वस्थता के कारण भी बैठक में शामिल नहीं हो रही थी, आज हो गई है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।